अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गांव ग्रामीण में कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। गांव के हमारे ग्रामीण भाई बहन कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गांव के भीतर टेस्ट करना तो दूर की बात है, गांव में पैरासीटामोल की दवा तक आज तक उपलब्ध करा पाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दिखावे के लिए भले ही ग्राम निगरानी समिति बनाई गई हो, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जिस पंचायत चुनाव में मौत का खेल खेला गया, आज तक प्रधानों को चार्ज नहीं दिया गया, आज तक ग्राम पंचायत सदस्यों को चार्ज नहीं मिला, आज तक जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को काम तक नहीं दिया गया। और ऊपर से यह दावा किया जा रहा है कि ग्राम निगरानी समिति बना दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि किस पंचायत चुनाव के लिए मौत का खेल गांव में खेला गया और आज हमारे गांव ग्रामीण मजरा और पूर्वा का भाई बहन बेमौत मारा जा रहा है। और असंख्य मौतें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं, बहुत ही चिंतित और विचलित करने वाली हैं। आप में से जो लोग भी ये डिबेट देख रहे होंगे और जो सुन रहे होंगे, उन्हें अच्छे से पता है कि उनके गांव में, उनके पड़ोस में, उनके जनपद में, उनके तहसील और ब्लॉक में इस वक्त किस प्रकार का भयानक और भयावह मंजर विद्यमान है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के माहौल को देखिए बहनों भाइयों और महसूस कीजिए कि हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग किस भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनके एहसास को समझना बेहद कठिन है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, लाशें बिछी हुई हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं। गांव के लोग यह दृश्य भूल नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बहराइच तक कमोबेश एक जैसे हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हैं और इस तबाही को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो गई अपने राज्य के नागरिकों को जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में। यह अपने आप में बहुत हैरान करने का विषय है बहनों भाइयों, और यह बताता है कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता क्या है। शायद उस प्राथमिकता में गांव ग्रामीण नहीं आते हैं, इसी कारण आज उनकी यह दुर्दशा हुई है। लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र हो, पूर्वांचल के गांव हो, बुंदेलखंड का एरिया हो, रुहेलखंड के इलाके हो या फिर एनसीआर और पश्चिम का इलाका, गांव गांव मौत है। लाशें उठ रही हैं गांव में, अर्थियां उठ रही हैं लोगों की। कौन सा ऐसा गांव है जहां पर असंख्य मौतें ना हो रही हो? हर गांव के लोगों के पास रिकॉर्ड है। अब तक 1900 गांव तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं। गांव के हालात बताने योग्य नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं ये दावे बेमानी हैं, ये दावे असत्य हैं, ये दावे झूठ हैं। गंगा में अब भी लाशें मिल रही हैं। ये बहती हुई लाशें इंसानों की जरूर हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां बह रही हैं, सरकार के गलत फैसले बह रहे हैं। और ये जो दृश्य आपके टीवी पे दिख रहा है, ये संगम प्रयागराज का है। ये बताता है कि कोरोना की त्रासदी कितनी भयानक है। ये इकलौती तस्वीर ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना ने कितनी बड़ी और व्यापक तबाही मचाई है। प्रयागराज में फाफामऊ से लेकर श्रृंगवेरपुर होते हुए अरेल घाट तक लाशों से पटा पड़ा है। ये कौन लोग हैं जो मारे गए हैं? ये कौन लोग हैं जो बेमौत काल के गाल में समा गए हैं? सरकार के गलत फैसले, सरकार के कुप्रबंधन और सरकार की नाकामी का नतीजा हमारे भाई बहनों की असमय मौत है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो दिल दहलाती हैं। असंख्य ऐसे मामले, दुख भरी कहानियां हैं जो लोगों को विचलित करती हैं। पत्थर से पत्थर दिल आदमी भी इस विपत्ति काल में दुखी है, परेशान है। लेकिन क्या मजाल कि हमारी सरकारें संवेदना के दो शब्द भी भारत के नागरिकों के साथ कह सकें। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं बहनों भाइयों। लखनऊ शहर से सटा हुआ एक गांव है अमराई। वहां डॉक्टर हरिराम यादव का परिवार, खुशहाल परिवार, कोरोना के चलते डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ एक छोटा नन्हा सा बच्चा बचा।
मासूम बच्चा। डॉक्टर साहब के घर पे ताला लगा, कोई है नहीं उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। गांव वाले उस बच्चे को ननिहाल छोड़ आए। क्या इससे बड़ी मुसीबत, इससे बड़ी त्रासदी भारतीय समाज पर कोई हो सकती है? आप कल्पना करें उस बच्चे की पीड़ा जो रोजाना अपने माँ बाप और भाई बहन को याद करके रोता है, पर हम उसकी पीड़ा नहीं बांट सकते। हमारी सरकार ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदना के दो शब्द भी नहीं है कि लोगों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानियां दी हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। फतेहपुर का ललौली गांव, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सरकार स्वीकार नहीं करती है। गोरखपुर की गोला तहसील के एक गांव में अर्थियां उठ रही हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, इतने डर में हैं। आज तक वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। ऐसे कितने असंख्य उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, तब आपका कलेजा रोएगा। और जिन्हें भी प्रयागराज की यह तस्वीर देखकर दुख नहीं हो रहा, गम नहीं हो रहा, जिनकी आंख में आंसू नहीं आ रहा है, यकीन मानिए आप पत्थर दिल हो चुके हैं, आप निर्लज्ज हो चुके हैं और आप असामाजिक हो चुके हैं अगर आप अपने समाज के लोगों का दुख नहीं बांट सकते हैं। तो ये तस्वीरें भयाक्रांत करती हैं और बताती हैं कि तबाही का स्तर कितना भयानक और बड़ा है। हमारी सरकार यह दावा करती है कि कोरोना को उसने कंट्रोल कर लिया है, महज 3-3.5 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। मैं फिर दावे से, प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ कहता हूं, तहसील आप चुन लो, जनपद आप चुन लो, ब्लॉक आप चुन लो और भेज दो 15,000 किट RT-PCR की, करा लो गांव वालों की जांच। आंकड़े ऐसे आएंगे आपके होश उड़ जाएंगे। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम है, सांस की जकड़न है, रात में सोते हैं, सुबह मरते मरे मिल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हमने भुला दिया है। ये गांव के लोग हैं जिनके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इनकी पीड़ा को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। शहर के लोगों के पास वक्त नहीं है, नेता अपने घर में छिपे हैं, सांसद विधायकों का आता पता नहीं है और सरकार कहती है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। सरकार सवाल तक नहीं लेना चाहती है, पूछना तक नहीं चाहती है। सरकार वही देखना चाहती है जो अफसर उसे दिखाना चाहते हैं और सरकार भी वही देखना चाहती है जिसके लिए अफसरों को कहा जाता है। सांसद और विधायकों की बात बेमानी हो गई है। यह स्थिति बड़ी अप्रत्याशित है और यह बताती है कि गंभीरता कितनी भयानक है। शहर के जो लोग कोरोना से बच गए हैं, ब्लैक फंगस से मर रहे हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर ब्लैक फंगस की दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन के लिए आपको 9 चरण की अनुमति चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश में हर मंडलायुक्त अप्रूवल देगा, CMO अप्रूवल देगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट देगा, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ देगा और इसके बाद जब आप रेड क्रॉस सोसाइटी जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ को 720 इंजेक्शन चाहिए और मौजूद कितने हैं? 40। 50 से ज्यादा मरीज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। और 3 हफ्ते पहले तक यही जीवन रक्षक दवाएं आसानी से उपलब्ध थी। जब से ब्लैक फंगस की चर्चा शुरू हुई, गायब हो गया मार्केट से सब। दर दर भटक रहे हैं लोग, गिड़गिड़ा रहे हैं, SOS कॉल्स आ रही हैं, ट्विटर फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं, मांग रहे हैं। यह जीवन रक्षक दवा उन्हें नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वक्त रहते इस अगर इंजेक्शन की उपलब्धता कराई होती तो आज लोग बेमौत नहीं मारे जाते। जो गलती आपने पहले की वो गलती आप फिर दोहरा रहे हैं। आपके पास ना कोई नीति है, ना आपके पास कोई विजन है और ना कार्य का कोई अनुभव है और ना आप कोई सीख लेना चाहते हैं। इन बेकसूर लोगों की क्या गलती है? ये पूरे पैसे का भुगतान कर रहे हैं, इंजेक्शन से 2 गुनी कीमत आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी इनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। तो भारत में अगर टैक्स पेयर नागरिक को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो वो कहां जाए? बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। जो लोग पूरी कीमत अदा करके इंजेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें इंजेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और वक्त रहते उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टॉक क्यों नहीं बनाया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के भीतर ही एक मेडिकल फैक्ट्री है जहां पर ये इंजेक्शन बनता है।
तो आखिर उस फैक्ट्री का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है? हम अपने राज्य के नागरिकों को बचा नहीं सकते? 400 से ज्यादा दिनों तक टीम 11 किस बात के लिए बैठक करती रही? इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। आपके दौरों से तस्वीर बदलती नहीं है, तस्वीर और बिगड़ रही है। गांव के लोगों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है, दौरों के नाम पर दिखावा हो रहा है, दवा के नाम पर लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें दवा और इंजेक्शन से बेबस किया जा रहा है, महरूम रखा जा रहा है उन्हें। जो लोग अपने नागरिकों को दवा और इंजेक्शन न दिला दे पाए, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो तीसरी लहर की तैयारी करेंगे, जिन्होंने दूसरी लहर में लाशें बिछुआ दी? कौन सा शमशान घाट है उत्तर प्रदेश के भीतर जहां पर असंख्य लाशें न पहुंची हो? कौन से कब्रिस्तान है बहनों भाइयों? मैं जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अस्पताल कम पड़ गए, बेड कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई। अगर कुछ विस्तार हुआ, कुछ नया बना उत्तर प्रदेश के भीतर, तो शमशान घाट बना जहां आपके प्रियजनों की लाशें फूकी गई, और जहां नहीं फूकी गई वहां कुत्तों ने आपके प्रियजनों की लाशों को नोच कर खाया है। क्या यह दृश्य भारत के समाज में कभी भुलाया जा सकता है? मुझे लगता है कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह अक्षम्य अपराध हुआ है, मानवता पर कलंक है। ये ऐसा कलंक जिसके लिए राज्य की सरकार और उसका प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और आज तक इन असंख्य मौतों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। क्या उन लोगों पर कभी मुकदमा चलाया जाएगा जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की भट्टी में झोंकने के लिए मजबूर कर दिया? हजारों राज्य के सरकार के कर्मचारी अधिकारी मारे गए, अध्यापकगण मारे गए। संवेदना के दो शब्द भी नहीं है, उस पर भी घटिया राजनीति की गई, उस पर भी झूठ बोला गया, लोगों के साथ क्रूर मजाक किया गया कि 1671 नहीं 3 मरे हैं। और आज हफ्ता बीत गया है, कहां है वो नई गाइडलाइन? कहां है वो शासनादेश? और कहां है वो कैबिनेट की मीटिंग? जरा दिखाया जाए और बताया जाए। सरकार की जेबों में पल रही यूनियंस भले सवाल न पूछें, लेकिन ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि सवाल पूछेंगे। उन टीचर जो मारे गए, सरकार उनको एक्नॉलेज आज तक नहीं कर रही है। सरकार उनकी शहादत को आज तक स्वीकार नहीं किया। सरकार ने जो अध्यापक मारे गए, अनुदेशक मारे गए, शिक्षा मित्र मारे गए, राज्य सरकार के कर्मचारी मारे गए, माध्यमिक शिक्षा के 400 से ज्यादा कर्मचारी अध्यापक मारे गए, एक की शहादत को भी सरकार ने स्वीकार अब तक 3 के अलावा नहीं किया है। अगर स्वीकार किया है तो मुझे दिखाया जाए सबूत के साथ। बयान जारी कर देने से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। बयान तो ऑक्सीजन के लिए भी जारी किए गए थे, लेकिन आपके परिजन इसी ऑक्सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ा। आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी वही हो रहा है। लोग मर रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, FIR की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है। जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन क्राइसिस बताई थी, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है डराने के लिए। यह स्थिति कब तक चलेगी बहनों भाइयों? उत्तर प्रदेश में झांसी के भीतर जिन डॉक्टरों ने अपनी शहादत देकर हजारों लोगों की जान बचाई, कल उनको पुलिस ने पीटा, अपमानित किया, लात मारी। डॉक्टरों को, महिला डॉक्टरों को खींचकर पुलिस ले गई, थाने के भीतर बिठा के रखा, उन्हें अवैध हिरासत में गिरफ्तार करके रखा। क्या कसूर था डॉक्टरों का? अगर वो अपनी कुछ तकलीफ कोरोना काल में आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें PPE किट दे दो, उन्हें अच्छे मास्क उपलब्ध कराओ, उनको सुविधाएं दे दो, तो उनकी जगह उनको लाठी, डंडे, लात और अपमान सहना पड़ा। क्या यह भारत के डॉक्टरों का अपमान नहीं है बहनों भाइयों? इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि हम अपने डॉक्टरों को पुलिस से पिटवा रहे हैं? उन डॉक्टरों को जिन पे आपने कुछ वक्त पहले पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से कराई थी, उनको लात जूतों से मारा जाएगा। महिला डॉक्टरों को पुलिस वाले खींचकर थाने पे ले जाएंगे, और आप कहते हैं कि डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर है। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ आपका यह व्यवहार है। टीचर्स के साथ आपका व्यवहार सबको पता है। आम नागरिकों को तो आपने कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। यह स्थिति बड़ी असहनीय है। यह पीड़ा का अंत नहीं है कोई। मैं आपको केवल स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, सुनिए और समझिए आपके साथ क्या हो रहा है।
क्या अब भी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? प्रयागराज में जो लाशें मिली हैं, कन्नौज से लेकर बलिया तक के जो हालात हुए हैं, उनमें किसी का पिता है, किसी की मां है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का दोस्त है, किसी का चाचा है, किसी का रिश्तेदार है, या फिर किसी का खास दोस्त है। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा फिर ये सवाल सरकार से? और सरकार की नाकामियों पर सवाल होने चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार हैं और कसूरवार हैं? कहां है वो टीम 11? और उसको अब तक गुनहगार क्यों नहीं बनाया गया? उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया अब तक? ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस पर खुली परिचर्चा होनी चाहिए। गांव ग्रामीण हमारा मर रहा है, उसे बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गांव को कम बचा रही है, अपने आंकड़ों को मैनेज करने में जुटी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? सुनिए आप कुछ बयान, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बोले कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो हमने कहा मत जाइए। तो कहने लगे अगर हम जाएंगे रास्ते में गिर जाएंगे तो हमको कोई उठाएगा नहीं और कहेगा इसको कोरोना है। उसके बाद रात में 25 तारीख को इनको ज्यादा दिक्कत हुई, हिंद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर वो लोगों ने बोला कि मेयो हॉस्पिटल लेके जाओ। मेयो हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन थी, कुछ नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गांव में नहीं आई है और गांव में काफ़ी लोग बीमार हैं। अस्पताल बंद है। कल जब योगी जी आए थे तो बस कल ही सब बस वगैरह सब लोगों की व्यवस्था थी और वहाँ की कुछ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खोला गया, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। कल योगी के आने पर खुल गया और रंगा पुताई सब हो गए। सर बिल्कुल यहाँ पे टीम नहीं आती है। जब कल योगी जी आए तो हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए थे, प्रशासन ने हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया। ना अस्पताल खुली है, ना कुछ मिला, ना कल योगी जी से मिलने दिया हम लोगों को। स्थिति खराब है कि घर में पति बीमार डरा है और बच्चे भी हैं, हम भी हैं, ना कोई दवा दे। हमें कोई दवाई नहीं मिली, कुछ दवा दी नहीं मिली। ये तो खुल गई नहीं तो काजे हैं। सेवा हमारे गांव में कुछ नहीं है, एकदम नील है। यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं आई, ना कोई एनएम आ रही है, ना कोई आशा बहू आ रही है, ना कोई डॉक्टर आए हैं आज तक। इतनी भीषण महामारी मैं अपने इस 50 साल की उम्र में पहली बार में देखा। 10-12 मौतें हुई हैं। ये सांस की बीमारी से जो चल रहा है कोरोना, ये कोरोना के कारण हुई है। मम्मी तो हमारी बीमार थी, घर में कहीं जा नहीं रही थी। दादी तो बीपी की प्रॉब्लम थी, उससे खत्म हो गई सांस फूलने से। आज के डिबेट में मुझे नवीन श्रीवास्तव ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं।